हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ द लिविंग। कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हमें क्या क्या चाहिए रहता है। हमने उसमें क्या क्या पॉइंट पढ़े थे कि एवरी पाथवे इज रिलेटेड टू ईच अदर, एवरी रिएक्शन इज इंटरकन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा था कि रिएक्शंस जो होती हैं वो ट्रैफिक की तरह होती हैं, वो कनेक्टेड हो सकती हैं, हो सकता है सीधी सीधी चली आ रही हो सकता है क्रिस क्रॉस मैनर में चली आ रही हैं। फिर रिएक्शन टर्नओवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस पार्ट, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ द लिविंग। लेट्स स्टार्ट व्हाट इट इज। क्या है ये मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ द लिविंग? हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जब बनता है, मान लीजिए कि अगर कोई आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, मेरी बात समझना, अगर आप सिंपल से कोई कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं तो ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है। कॉम्प्लेक्स से कोई सिंपल चीज बना रहे हैं तो ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि आप एसिटिक एसिड से बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बनाते हैं? कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, तो ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। जैसे कि आप बनाते हैं ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड इनटू योर स्केलेटल मसल, ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है, पर आप उसमें सिंपलर चीज बना रहे हैं। तो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनाना इज द कॉम्प्लेक्स थिंग एंड ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना इज द सिंपलर थिंग, पर है तो ये दोनों मेटाबॉलिक पाथवे ही। अब आप मेरी बात समझना ध्यान से जो मैं कह रही हूं बच्चों। आ जाओ, देखो क्या है मेटाबॉलिक पाथवे। आ जाओ, आज हम लोग जो है दूसरे कलर के बोर्ड में पढ़ने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे, या मैंने शायद ये एक आध बार बताया भी होगा, या मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ओके। ये दो प्रकार का हो सकता है बच्चों। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। ध्यान से देखना क्या है ये, ठीक है। ईदर इट इज एनाबॉलिज्म और इट इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म, ध्यान से देखें, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। चलिए दूसरा कलर लेती हूं, आज मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। एनाबॉलिज्म, इफ वी आर ब्रेकिंग समथिंग, ठीक है, अगर हम कोई चीज ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तो इट इज द एनाबॉलिज्म। इफ वी आर सिंथेसाइजिंग, या मैं सिंथेसिस लिख दे रही हूं, तो इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमें एग्जाम्पल कौन कौन से देखने हैं। आ जाइए, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। कौन से एग्जाम्पल देखें? कौन से कलर से देखें? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज विजिबल, यस इट इज, ठीक है। एनाबॉलिज्म, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है, उल्टा लिख दिया है यहाँ पर मैंने। चलो इसको सुधार लेते हैं। अपन लोग किस कलर से लिखा था? अपन ने यहाँ से इससे लिखा था, ठीक है। चलिए, इफ वी आर सिंथेसाइजिंग, यहाँ पे होगा सिंथेसाइजिंग। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये याद रखिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी मैं आपको। चलिए देखेंगे एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा होगा, बताइए। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो इट इज द एनाबॉलिज्म ना। देखिए क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस है? बोलिए, ये कौन सा प्रोसेस है? ये एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है? डेफिनेटली ये क्या है? एनाबॉलिज्म। अगर आप CO2 को H2O से जोड़ रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म। अगर आप CO2 से H2O को जोड़ रहे हैं बच्चों, CO2 से क्या जोड़ रहे हैं? H2O को, तो यू नीड टू डिलीवर सम एनर्जीज, ठीक है, आपको एनर्जी क्या है? देनी पड़ेगी, तब आप कोई भी चीज सिंथेसाइज कर पाओगे। तो यहां पर क्या होता है? हमेशा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। याद रखिएगा, यहां पर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन ऑफ ATP। याद रखेंगे आप, यहां पर एनर्जी का कंजम्पशन होता है एनाबॉलिज्म में। यहां एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मिंग समथिंग, सिंथेसाइजिंग समथिंग। तो अगर आप कोई चीज सिंथेसाइज कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। इसमें ATP लगती है, देनी पड़ती है बनाने के लिए। नाउ कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल बताइए। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल देखेंगे क्या है। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है, ओहो ब्लैक कलर इसमें विजिबल नहीं है, व्हाइट बोर्ड है ना,
व्हाइट बोर्ड की आदत है मुझे। चलो, एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? अगर आप इसी ग्लूकोज को किस में तोड़ रहे हैं? अगर आप इसी ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं किस में? CO2 में, H2O में, तोड़ रहे हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है, तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। और इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी का कंजम्पशन होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है और इससे एनर्जी बाहर निकलती है। अब इस एनर्जी को बच्चों, इस एनर्जी को ध्यान से समझे, इस एनर्जी को या तो आप स्टोर कर लें, इस एनर्जी को आप या तो कर लें स्टोर काहे के लिए करना है? इस एनर्जी को आपने स्टोर क्यों किया? ताकि आप अपने जीवन की बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस चला सके। क्या चला सके? लाइफ प्रोसेसेस चला सके। याद रखिएगा कि वाई वी आर स्टोरिंग दीज एनर्जीज, बिकॉज वी हैव टू डू द लाइफ प्रोसेसेस। हमको बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। एक होता है एनाबॉलिक पाथवे और एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में हमेशा आपको एटीपी खर्च करनी, एटीपी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, ठीक है। एटीपी क्या करनी पड़ती है? डिलीवर करनी पड़ती है, जिसमें कंजम्पशन ऑफ एटीपी होता है। जबकि कैटाबॉलिक पाथवे में हमेशा एटीपी बाहर निकलती है और इन एटीपी को हम स्टोर कर लेते हैं फॉर द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको ना। अब आप समझना, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हालांकि एग्जाम्पल में भी मैंने बहुत सारे टाइम्स बताया भी होगा। चलो, लेट्स मेक अ सेल। वी हैव टू मेक अ सेल। हमको एक सेल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक सेल है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों। अब मान लीजिए कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी, मान लो कि अगर आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो तो क्या होगा बताइए? तो कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो C6H12O6 है वो ऑक्सीजन की मदद से सीधे टूट जाएगा किसमें? CO2, H2O और ATP में, ठीक है। इस ATP, ये भी कैसा पाथवे है? ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है। ये क्या है? कैटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। कैटाबॉलिक पाथवे है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ, अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, सपोज दैट इफ यू आर नॉट हैविंग द इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर आपके पास इनफ, ये शायद कलर विजिबल नहीं होगा, ठीक है, दूसरा कलर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बच्चों क्या नहीं है? अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या करोगे बताओ मुझे? अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, इनफ ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन? ये मैं क्या समझा रही हूँ आपको? मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा रही हूँ। अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो भी आप मरोगे नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्या होगा बताइए? अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो C6H12O6 ये आएगा आपके साइटोप्लाज्म में। ये क्या है? आपके साइटोप्लाज्म। अब अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से समझना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी एग्जाम्पल कैटाबॉलिज्म का ही है, पर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हम उसके बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज पहुंच गया, चलिए बना लें C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये टूटेगा पायरुवेट में। किस में टूटेगा बच्चों मेरे? पायरुवेट में। अब इस पायरुवेट में अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ये कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पर अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, मान लीजिए आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा? ये पायरुविक एसिड जो है ये किस में टूट जाएगा? लैक्टिक एसिड में। किस में टूट जाएगा? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। देन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये कौन सा रेस्पिरेशन है? व्हाट इट इज? ये कौन सा रेस्पिरेशन है? ये वाला पूरा पार्ट कौन सा रेस्पिरेशन है? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपने ग्लूकोज को पूरा काट के किसमें कन्वर्ट कर दिया? CO2 में, H2O में और ATP में।
ये भी एग्जाम्पल कैटाबॉलिक पाथवे का ही है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी एग्जाम्पल कैटाबॉलिज्म का ही है, ओके, कैटाबॉलिज्म का ही है ये भी एग्जाम्पल, पर आपके एनसीईआरटी में ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, ये वाला लैक्टिक एसिड वाला, ठीक है। ये वाला किसका एग्जाम्पल है, ये वाला पूरा पाथवे जो है, ध्यान से देखो, पूरा येलो येलो हो गया, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, देखो मैं कौन से कलर से हाईलाइट करूं, किसी को कोई और कलर देती हूँ, ऑरेंज, ध्यान से देखो, ये वाला जो पूरा पाथवे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये वाला ये पूरा पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अब कोई और कलर ले रही हूँ, कौन सा कलर लूँ, ये वाला, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलो चलो ये, और ये वाला जो पूरा पाथवे है, ये पूरा पाथवे है एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा है ये, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, रेस्पिरेशन कलेक्टिवली एक कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन वैसे ही पूरा कैसा पाथवे है, कैटाबॉलिक पाथवे, कैसा पाथवे है, कैटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है भैया किसका, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवाया है इनटू द स्केलेटल मसल्स। कहाँ पर होती है कहानी, ये होती है स्केलेटल मसल में, कहाँ होती है, स्केलेटल मसल्स में होती है, इसलिए मैं एग्जांपल भी मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, स्केलेटल मस्कुलेचर में होती है, तो ये कहानी स्केलेटल मसल में हुई है। और चाहे मैं इस पूरे प्रोसेस को ले लूं, चाहे मैं पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लूं, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके डायरेक्ट CO2 और H2O में कन्वर्ट कर लूं, ये पूरी कहानी जो है, ये बच्चों ध्यान से समझना, ये पूरी कहानी ही कैसी है, ये पूरी कहानी ही कैटाबॉलिक पाथवे। सो रेस्पिरेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कैटाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिज्म। ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको एक समझा दिया कहानी कि ग्लूकोज को आप पायरुविक से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है। It is the best example of the anaerobic respiration and the example of catabolic pathway. If you having enough oxygen, then you have to deliver the pyruvic acid into the mitochondria as well as the electron transport chain for the production of so many ATPs in the presence of oxygen. So ये भी एक catabolic pathway का example है। ये clear हो गया? Now अगर मैं आपको anabolic pathway का example बताऊं तो वो क्या होता है? अगर मैं आपको एक anabolic pathway, ठीक है, अगर मैं एक एनाबॉलिक, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, लाइट कलर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं एक एनाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल लूँ, एनाबॉलिक पाथवे नहीं, एनाबॉलिक, हाँ एनाबॉलिक, चलिए एनाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल क्या हो सकता है? आपको पता है कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एनाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल दिया हुआ है एसिटिक एसिड से किस में कन्वर्ट करना, कोलेस्ट्रॉल में। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक पाथवे। अब एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है मुझे बताएंगे? एनाबॉलिक पाथवे में यू हैव टू यूज एटीपी, आपको एटीपी लेनी है, ठीक है, आपको एटीपी लेनी है। आप एटीपी कहाँ से ले रहे हो बताओ मुझे, आपकी ये एटीपी कहाँ से मिल रही है? आपको ये एटीपी मिल रही है अपनी बॉडी से। और आपकी बॉडी में भी कौन से सेल के कौन से पार्ट में एटीपी स्टोर होती है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में एटीपी स्टोर होती है। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो आप अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एटीपी इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी और उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल जो प्लांट में बहुत ही ज्यादा फेमस है वो क्या है बताएंगे मुझे? CO2 को अगर आप H2O से जोड़ देते हैं तो बनता है C6H12O6, ये बनता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये भी एक एनाबॉलिक पाथवे ही है। ये कैसा है? एनाबॉलिक पाथवे। मैडम आपने तो इसको रेस्पिरेशन में बताया था। बेटा इसी ग्लूकोज को हम लोग खाते हैं ना, और फिर इस ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं इनटू द रेस्पिरेशन। तो ये भी एक एनाबॉलिक पाथवे का ही एग्जाम्पल है। और इसे भी जो एटीपी चाहिए रहती है, इसे भी जो एटीपी चाहिए है बच्चों, ध्यान से समझो, इसे भी जो एटीपी चाहिए है वो इसे माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो एनाबॉलिक पाथवे में यू हैव टू ऑलवेज यूज द एटीपी, जबकि कैटाबॉलिक पाथवे में यू रिलीज द एटीपी, देन यू विल स्टोर द एटीपी इनटू द डिफरेंट, और यू विल ईदर स्टोर द एटीपी और यू विल यूज दिस एटीपी इनटू द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। सो व्हाट यू हैव लर्न? एनाबॉलिज्म
एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। समझ में आई बात? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। डन। लेट्स कम टू द स्लाइड। क्या बोला मैंने? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। आप एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल भी बना सकते हैं, और लीड टू द सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स से आप सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाया। इन द फॉर्मर केसेस इट इज कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक पाथवे। बिल्कुल सही बात है, इस केस को हम बायोसिंथेटिक पाथवे के नाम से जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना ये भी एक बायोसिंथेटिक पाथवे है। एक तो पाथवे मैंने लगा रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। एक होता है एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनाना, ये भी एक बायोसिंथेटिक पाथवे है, ठीक है, ओके। और एनाबॉलिक पाथवे लेटर ऑन, एनाबॉलिक एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल, नॉट द कोलेस्ट्रॉल टू लैक्टिक एसिड, वो कैटाबॉलिक होता है, ठीक है। लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे। अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो एनाबॉलिक, तोड़ रहे हो तो कैटाबॉलिक, ठीक। एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। एनाबॉलिक पाथवे क्या करता है? कंज्यूम करता है एनर्जी इसको, ठीक है। असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ लेते हैं, ठीक है, if you जोड़ो the amino acid and you making the protein, this is the assembly of protein from amino acid require energy input, ठीक है। on the other hand catabolic pathway lead to the release of energy। अगर आप अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बना रहे हो, ठीक है, तो आपको एनर्जी लगानी है, ठीक है, लगानी है। तो कौन सा पाथवे? एनाबॉलिक। पर अगर प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड बना रहे हो तो एनर्जी निकालनी है, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे। For example, when glucose is degraded to the lactic acid in our skeletal muscle, the energy is liberated, ठीक है। जब आप ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालते हैं बाहर, तो ये कौन सा पाथवे है? कैटाबॉलिक, ठीक है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू द लैक्टिक एसिड, इसमें आपको 10 मेटाबॉलिक स्टेप गुजारने पड़ेंगे, जिसको आप ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। कितने स्टेप गुजारे आपने? 10, ठीक है। ऐसे हर मेटाबॉलिक पाथवे का अपना एक बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा। Living organisms have learned to trap this energy liberated during the degradation and stored in the form of chemical bonds, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो आप तोड़ते हैं, तो इससे एनर्जी निकलती है, और एनर्जी को तोड़कर जो आपने बॉन्ड्स तोड़े, मतलब प्रोटीन तोड़ा, उससे अमाइनो एसिड निकाले, तो बहुत सारी एनर्जी निकली, और उस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स कॉल्ड एज फॉस्फेट बॉन्ड्स, और इसे ही आप कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। As when it is needed, जब भी चाहिए होता है, फिर से हम उस ATP को तोड़ लेते हैं और एनर्जी बाहर निकाल लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब अपन को एक और चीज देखती है। जैसे ये वाला जो लाइन है, इसको ध्यान समझना है। एक एक लाइन अपने को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पता होता है कि उसे जो एनर्जी फ्री घूम रही है उसको ट्रैप करना है। पर ट्रैप कैसे करेगा? वो ट्रैप करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। चलिए देखें वो केमिकल बॉन्ड्स क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन का मतलब पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, याद होगा। एडिनोसिन का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन का मतलब एडेनिन बेस प्लस राइबोस शुगर के साथ आपको ऐड करने हैं 3 फॉस्फेट, ठीक है। क्या ऐड करने हैं बेटा? 3 फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। अब नॉर्मली बॉन्ड तो हम लोग मैम सीधा बनाते हैं, आपने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? इन्हें हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर इन बॉन्ड्स को आप तोड़ोगे, ठीक है, ठीक है, अगर आपने ये तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो आपकी एनर्जी निकलेगी, लिबरेट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वापस से इस फॉस्फेट को इस पे ऐड कर लिया, तो क्या बन जाएगा? एनर्जी बनेगी। सो व्हेन वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है।
और जब हम इस बॉन्ड को फॉर्म करते हैं तो एनर्जी फॉर्म होती है। एनर्जी क्या होती है? फॉर्म होती है, ऐसा लिख देती हूं, ठीक है। और जब आप एनर्जी फॉर्म करते हो तो आप किस फॉर्म में एनर्जी फॉर्म करते हो? एटीपी के फॉर्म में। इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगली बार आपसे पूछे कि आप एनर्जी कहाँ पे स्टोर करते हो, तो हम एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स में स्टोर करते हैं। जब हम इन फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, और जब हम इन फॉस्फेट बॉन्ड्स को बनाते हैं तो एनर्जी बनती है। तो फॉस्फेट बॉन्ड्स को आप तोड़ते कब हो? कब आप फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ते हो? हम फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, कहां पर तोड़ेंगे? हम फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं इन द कैटाबॉलिक पाथवे। हम फॉस्फेट बॉन्ड्स को कहां तोड़ते हैं? इन द कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे में तोड़ते हैं। और हम एनर्जी बनाते कब हैं? इन द एनाबॉलिक पाथवे। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो आप फॉस्फेट बॉन्ड बनाते कहां पर हो? एनाबॉलिक पाथवे में। फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ते कहां पर हो? कैटाबॉलिक पाथवे में। चलो आगे की बात क्लियर करें हम लोग, आ जाओ। नाउ ये हो गया। As we when needed this energy, the bond energy is utilized for the biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform. ये जो एनर्जी हमारे पास है एटीपी के फॉर्म में, ये हम बहुत सारी जो क्रियाकलाप पूरे दिन चलते रहते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन द लिविंग सिस्टम इज द एटीपी, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिविंग स्टेट। द लिविंग स्टेट देखिए, खत्म, मेटाबॉलिक पाथवे वाला काम खत्म। चलो, the 10 and thousands of chemical reactions, chemical compounds in a living system otherwise called as metabolites, ठीक है। बहुत सारे टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। इन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, प्राइमरी को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। दे प्रेजेंट एट सर्टेन कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। ये पहले ही समझाया था कि जितना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बॉडी होगा, जितना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बॉडी होगा, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा मेटाबोलाइट्स का, ठीक है। देखो भैया, जितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसको उस शरीर को चलाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी चाहिए है, उतनी ज्यादा तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बायोमोलिक्यूल्स का, वो तुम्हारी बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ग्लूकोज कितना होना चाहिए ब्लड में? ये फॉर एग्जाम्पल द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2 मिलीमोलार पर लीटर टू 6.1 मिलीमोलार पर लीटर, while that of hormones would be नैनोग्राम पर ml। तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है, यहीं पर अगर आप हार्मोन की बात करो तो वो इतने होते हैं नैनोग्राम्स में। तो डिपेंड करता है कि बायोमोलिक्यूल्स कितना चाहिए। ग्लूकोज ज्यादा चाहिए इसलिए ज्यादा चाहिए, हार्मोन कम निकलने के बाद भी उनकी एक्टिविटी तेज रहती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, नैनोग्राम में निकलते हैं। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in steady state characterized by the concentration of these biomolecules। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना मेरी बात को। हर ऑर्गेनिज्म इन बायोमोलिक्यूल्स का रेट मेंटेन रखता है। देखिए, जब आपकी बॉडी में, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, बोलिए। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है मेरे लल्ला, तो ये एक पैंक्रियाज है। ये क्या है? पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है, बोलेंगे। पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन का नाम होता है, ध्यान समझना, पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है ये जाएगा यहां पर, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इंसुलिन जाएगा यहां पर। इंसुलिन क्या बोलेगा? इंसुलिन बोलेगा मेरे भैया, मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, ध्यान से देखो। इंसुलिन बोलेगा या तो ये सेल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। इंसुलिन क्या करेगा? सेल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। अगर इंसुलिन ने सेल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज किया तो ग्लूकोज इनटेक क्या हो जाएगा? सेल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया? ग्लूकोज इनटेक सेल के द्वारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। पर सेल की भी तो अपनी एक लिमिटेड क्या कह सकते हैं एफिशिएंसी है। मेरी सेल को इतना ग्लूकोज चाहिए तो वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा काहे के लिए लेगी? तो इंसुलिन का दूसरा वर्क क्या है? इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन क्या करेगी? इट विल स्टोर द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, stores the extra
glucose stores the extra glucose into liver. एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा उसको लिवर में स्टोर कर देगी, पर ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो किस फॉर्म में स्टोर करेगी? बोलिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो किस फॉर्म में स्टोर करेगी? ये क्या बना रही हूं मैं, याद करिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो किस फॉर्म में स्टोर करेगी? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन। याद है आपको कि भूल गए सब? ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये इसे स्टोर कर लेगी, जो कि एक पॉलीमर है, तो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो कुल मिला के व्हाट यू हैव लर्न, क्या सीखा तुमने? क्या सीखा? इसके पहले क्या लिखा हुआ था? ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच बायोमॉलिक्यूल्स। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसका एक कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहता है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होने लगे तो हम उसे किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ताकि बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो। अगर आपकी बॉडी में ये मेंटेनेंस ना रहे तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। अब आप मेरी बात को, दूसरी बात क्लियर करती हूँ मैं। अब दूसरी बात सुने, आपकी बॉडी नॉर्मली, ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं इसमें ये वाला पार्ट कौन सा होता है? दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये कौन सा स्टेट होता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, तुम्हारी बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं आ सकती, ये याद रखना। तुम्हारी बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गई, ठीक है, तो उस दिन आप मर जाओगे। ये चीज, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, पहले इसको क्लियर कर लेते अपन। हाँ, नेक्स्ट क्या है? चलिए इक्विलिब्रियम स्टेट देखें। These biomolecules are in a metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. कभी भी मूव, हम इक्विलिब्रियम के मूव करते हैं पर हम अचीव नहीं कर पाते। द स्टेडी स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, जब हम मूव कर रहे हैं कोई भी केमिकल या कोई भी फिजिकल प्रोसेस, जब वो इक्विलिब्रियम की ओर मूव कर रही है, इसे आप नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। One should remember from the physics that a system at equilibrium cannot perform the work. ये हमेशा याद रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए ये पढ़ेंगे आप लोग, कि जो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है वो वर्क नहीं कर पाता। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परमानेंट काम करता है, पर वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं आ सकता। हेंस लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट। ठीक है, इस कंडीशन पे रहता है। एंड एबल टू परफॉर्म द वर्क। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हो मतलब तुम्हारी बॉडी सैचुरेट हो सकती है, वो कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू द इक्विलिब्रियम। हमेशा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी ने संन्यास ले लिया है, उसको जितना काम करना था वो उतना कर चुकी है और सैचुरेशन लेवल पे आ चुकी है। उसके बाद अगर उसने काम किया तो वो डिक्लाइन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शरीर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया मतलब वो मरने वाला है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय द एनर्जी इनपुट। और हमेशा जो बॉडी होती है वो काम करती है ताकि इक्विलिब्रियम पे ना पहुंचो तुम। ठीक है, इसलिए बूढ़े होते हैं तो सैचुरेशन होते जाता क्योंकि बॉडी काम ही नहीं करती। दिस इज अचीव्ड बाय द एनर्जी इनपुट। कैसे काम करोगे? एनर्जी लगाओ। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म से हमको बहुत सारे मैकेनिज्म मिलते हैं ताकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हमको वेरियस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, इन प्रोडक्ट को तोड़कर हम एनर्जी निकालते हैं। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर साइनोनिम्स। ठीक है, इसलिए जब तक आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म होता रहेगा आप जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे? आप जीवित रहेंगे। विदाउट मेटाबॉलिज्म हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। आगे बात, बिना मेटाबॉलिज्म के हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ द लिविंग। आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द लेक्चर। इसमें मैंने आपको बताया कोई चीज़ आपको रटने वाली नहीं थी, पर फिर भी उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें घुसा के बताई। बायोलॉजी एक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, जैसे आपके मेटाबॉलिक पाथवे इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपको एक इंटरलिंक्ड पाथवे पता चल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं से चीज़ों को जोड़ पाएंगे। ये याद रखना कि हम रट्टाफिकेशन अगर करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो बायोलॉजी लर्न करने के लिए हमको अलग अलग एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं। बायोलॉजी लर्न करने के लिए हमको तरह तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है,
थ्योरी सब्जेक्ट है तो बोरिंग हो सकता है, इसलिए मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिमाग में स्ट्राइक करता होगा और घुस जाता होगा अच्छे से। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिक basis of the living and the living state. I hope you learned and enjoyed the video. See you in the next class. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए. Thank you so much.